हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम लेकर आए हैं अपना नया टॉपिक जो कि कार्बन और इट्स कंपाउंड चैप्टर से ही रिलेटेड है आपके लिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे उसमें हम आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना सिखाए थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमर किसको कहा जाता है, आइसोमर्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे नोमेनक्लेचर उनका लिखा जाता है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक आइसोमेरिज्म के साथ। सबसे पहली बात कि आइसोमर किसको कहा जाता है। देखिए, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वैसे कार्बन कंपाउंड को या वैसे हाइड्रोकार्बन का जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनको आइसोमर कहते हैं। और इनके इस स्ट्रक्चर के लिखने के क्रम को या फिर इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, तो ऐसे को हम आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमेनन को, इस प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। अभी हम आपको एक एक करके सभी आइसोमर्स को लिख करके हम दिखाएंगे कि कैसे आइसोमर लिखते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनको नाम लिखने का तरीका कैसे है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन उसके लिए कुछ बातें ध्यान देने की जरूरत है कि आइसोमेरिज्म हम उन्हीं का ड्रॉ कर सकते हैं जिसके पास कम से कम 4 कार्बन हो। क्योंकि अगर आपके पास 1, 2 या 3 कार्बन होगा, जैसे आपके पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो इनका आइसोमर लिखना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर नहीं सकते, तो इनका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अभी आपको करके दिखाएंगे कि जिनके पास कम से कम 4 कार्बन है या फिर उससे ज्यादा कार्बन से, तो उनका आइसोमर आप कैसे लिखेंगे, उनका नाम कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। सपोज कीजिए बच्चों कि आपके पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C8 और H10 4 दूनी 8 प्लस 2 जो कि अल्केन का फॉर्मूला होता है। तो इसका अगर सिंपल हम स्ट्रक्चर लिखें एक स्ट्रेट चेन वाला, तो 4 कार्बन के लिए हम ऐसे 4 कार्बन दिखा दिए और सब पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए एक कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और लास्ट वाले पर 3 कार्बन। तो ये एक नॉर्मल चेन हो गया, तो इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। अच्छा, इसका एक और स्ट्रक्चर क्या लिखना पॉसिबल है, देखिए कुछ इस टाइप से CH3 CH CH3 और यहां पर हम लिख दे रहे हैं CH3। प्यारे बच्चों, इसका भी केमिकल फॉर्मूला वही है। देखो इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन थे तो C4 लिखे, 3, 2, 5 तो 7 और 3, 10 हाइड्रोजन थे तो H10 लिखे। यहां भी देखिए 1, 2, 3 और 1, 4 कार्बन है, तो इसके लिए भी हम C4 लिखेंगे। 3, 1, 4, 3, 7 और 3, 10 हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है आपका H10 है। तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन देखिए स्ट्रक्चर अलग हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे, तो अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को फॉलो कीजिएगा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन का है भाई, सेकंड कार्बन पर इसका मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका नाम लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन हमको वो नाम नहीं लिखना है, हमको इसका आइसोमर वाला नाम लिखना है। तो इसका देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के बाद अगर सेकंड कार्बन पर, चाहे इधर से सेकंड पे या इधर से सेकंड पे आए, यदि सेकंड कार्बन पर कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप है तो हम उसका नाम लिखते हैं आइसो। क्या नाम लिखते हैं, आइसो। तो ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन का ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। ये आपका आइसोब्यूटेन हो गया। मान लीजिए एक और आपको एग्जांपल हम देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास पेंटेन है और आप पेंटेन के सारे आइसोमर को लिखना चाहते हैं, तो पेंटेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C5H12। तो देखिए इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, ब्यूटेन के तो 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, इससे ज्यादा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप पेन लेकर के खुद से कॉपी की कोशिश कीजिएगा, अगर उससे ज्यादा ड्रॉ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे होगा नहीं, हमें पता है। पेंटेन C5H12 है, देखिए पेंटेन के लिए कैसे आप ड्रॉ करेंगे,
तो सबसे पहले तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ये ड्रॉ करना, 3 4 5 कार्बन हो गए, टर्मिनल पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ पर 3। तो इसका नाम क्या लिखोगे भाई? इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन का नॉर्मल चेन है तो ये कहलाएगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन हो गया। अच्छा, इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? ये पॉसिबल है CH3 CH CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 1 5। देखो यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए C5, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 के लिए 12 के लिए H12। यहाँ भी 1 2 3 4 5 के लिए C5, 3 1 4 3 7 2 9 और 3 12 के लिए H12। केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया। इसका नाम आप क्या लिखिएगा? तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का है, सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग है तो उसके लिए नाम में आ जाएगा आइसो, और नाम में आइसो आ गया। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़िए, हम तो अब IUPAC नाम नहीं लिख रहे हैं, टोटल कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है तो ये हो गया आइसोपेंटेन। मतलब ध्यान देने की बात यह है कि अगर सेकेंड कार्बन पर कोई भी ब्रांचिंग है, मिथाइल इथाइल, तो हम वहां पर आइसो नाम देंगे, ठीक है। वैसे बेसिकली मिथाइल ही रहता है। अच्छा, अगला मान लीजिए कि हम इसका एक और स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक और स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है CH3 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 और नीचे भी CH3। तो देखिए यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन। इसका फॉर्मूला हो गया C5, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन तो H12। देखिए इसका भी केमिकल फॉर्मूला C5H12 था, इसका भी केमिकल फॉर्मूला C5H12 था और इसका भी केमिकल फॉर्मूला C5H12 है। तो इसका देखो, इसका नाम कैसे लिखोगे? इसके नाम में ट्विस्ट ये है कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें 3 कार्बन का होगा। 1 2 3 ऐसे काउंट करो, 1 2 3 ऐसे काउंट करो या 1 2 3 ऐसे काउंट करो, हर तरफ से वही आएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन का। अब देखो जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर ऊपर भी एक ब्रांचिंग, नीचे भी एक ब्रांचिंग। तो याद रखिएगा कि सेकेंड कार्बन पर ऊपर एक ब्रांचिंग होता था तो आइसो लिखते थे, और ऊपर नीचे दोनों ब्रांचिंग रहेगा बच्चा, ये नियो लिखाएगा, नियो। और यहाँ पर टोटल कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन, तो इसके लिए हो जाएगा नियोपेंटेन। समझे? तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है आइसोमेरिज्म। उनका नाम भी लिखने का तरीका यह है कि ये सबका कॉमन नेम हुआ। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो देखो सेकेंड कार्बन पर 2 2 मिथाइल है, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ये 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो आप इसका आइसोमर का नाम इसी अंदाज में लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर हम एक आध दो और बना के आपको दिखाते हैं। इसको नोट कीजिए सब लोग। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम हेक्सेन यानी 6 कार्बन के लिए सारे आइसोमर्स को कैसे लिख सकते हैं। तो देखो हेक्सेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H14, यानी C 6 ठो है और हाइड्रोजन 14 ठो है। तो इसका कितना आइसोमर लिखना पॉसिबल है? देखो सबसे पहला आइसोमर जो हम नॉर्मल चेन खींचते हैं CH3 CH2 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 और CH3, ये है आपका नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं ये वाला। इसके सेकंड के लिए कैसे ड्रॉ कीजिएगा? एक हो गया CH3, यहाँ पर CH3 CH CH2 CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन का, सेकंड पर है ब्रांचिंग तो ये हो गया आइसोहेक्सेन। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है भाई? नियो बनाएंगे, CH3 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 CH2 CH3। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन का, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, वो भी सेकेंड कार्बन पर। तो सेकेंड कार्बन पर अगर 2 2 ब्रांचिंग है तो ये हो गया आपका नियो, और टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नियो हेक्सेन। ऐसे लिखा जाता है। हाँ, और भी पॉसिबिलिटी है, और भी बन सकता है। चौथा कैसा बनेगा भाई? तो CH3 C, ऊपर में CH3 यहाँ H, ऊपर में CH3 यहाँ H और CH3।
1 2 3 4 5 6 सबका केमिकल फार्मूला देख लो 1 2 3 4 5 6 के लिए C6 3 1 4 3 7 1 8 3 11 3 14 देख लो भैया C4H14 हो गया। इसके लिए भी आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया C6 3 3 6 2 8 3 11 3 14 फिर से C4H14 C6H14 हो गया। तो हम लोग अपनी जगह पे सही है अभी तक। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम नहीं होगा, आइसोनियो नहीं होगा, इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन का, सेकंड पर मिथाइल, थर्ड पर मिथाइल, ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 2 3 कहां से लिख दिए, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, सेकंड पर मिथाइल, थर्ड पर मिथाइल, ये हो गया। यानी अगर कार्बन की संख्या 6 हो तो हम इतने ड्रॉ कर सकते हैं, इतने आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, और तो कोई नहीं बनना चाहिए। अगर बनेगा तो आप हमें बना करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर आपसे एक छूटा रहा था, ठीक है। इसके लिए 4 बन गया। अब हम ड्रॉ करते हैं आपके लिए 7 कार्बन्स के लिए, कि 7 कार्बन्स के लिए कितने आइसोमर बनाने पॉसिबल हैं, कितने आइसोमर स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम आपको 7 कार्बन्स के लिए बना के दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम अभी बनाने जा रहे हैं आपके लिए 7 कार्बन्स के लिए आइसोमर की। अगर आपके पास कार्बन की संख्या 7 हो यानी हेप्टेन हो, तो आप उसके लिए कितने आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, कितने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास हेप्टेन है, हेप्टेन का फॉर्मूला C7H16, ठीक है। तो सबसे पहला आइसोमर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, ऐसे करके 7 कार्बन तक लिख दो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और टर्मिनल पर CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेप्टेन, क्योंकि नॉर्मल चेन है भाई, कोई ब्रांचिंग नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, तो दूसरा स्ट्रक्चर हम यहाँ लिखते हैं नीचे में, यहाँ पर लाइट पड़ता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में। देखिए CH3 C, ऊपर में CH3, यहाँ H, CH2 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 और CH3। देखिए ज्यादा तो नहीं बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सेकंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग है, तो ये हो गया आइसो, और 7 कार्बन का टोटल चेन है, तो ये हो गया हेप्टेन। 7 कार्बन का टोटल कंपाउंड है तो हेप्टेन लिख दिए, आइसो हेप्टेन। इसका तीसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है भाई, तीसरा है CH3, C से ऊपर भी एक CH3, नीचे भी एक CH3, और यहाँ पर ये हो गया आपका CH2 CH2 और CH3। देखिए तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे 7, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखिएगा, तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकंड कार्बन पर दो ब्रांचिंग, ये हो गया आपका नियो, और टोटल 7 कार्बन के लिए था, तो ये हो गया नियो हेप्टेन। ये 3 स्ट्रक्चर इसका हम इस टाइप से बना के दिखा दिए, एक नॉर्मल, एक आइसो, एक नियो। अच्छा, चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 C से यहाँ भी CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ CH, यहाँ भी CH3, CH2 CH3। काउंट करके देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसके लिए नाम कैसे लिखोगे, इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम 5 कार्बन का चुन लेंगे, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। अब सेकंड कार्बन पर मिथाइल, थर्ड पर भी मिथाइल, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब देखो सेकंड पर एक मिथाइल, थर्ड पर एक मिथाइल, ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट 5 के लिए है तो लिख देंगे पेंटेन, ये हो गया आपका। अच्छा, और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हसर हो सकता है, CH3 C, ऊपर में CH3, यहाँ CH, इसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका CH2 CH से यहाँ आप CH3 कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ CH3 कर सकते हैं। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट, 6 7 कार्बन हो गए 7, 3 1 3 3 6 7, 2 9 1 10 3 13 3 16, C7H16। चलिए भाई अभी हम लोग सही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ भी देखो, ये 5 कार्बन का है, लंबा चेन,
इसमें एक ब्रांचिंग सेकंड पर इधर से आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, आप किधर से भी काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि ब्रांचिंग को कम से कम जगह मिलना चाहिए। यहां से काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग, उसके बाद यहां फोर्थ कार्बन पर एक ब्रांचिंग। यहीं से काउंट करो 1 2 3 4 5, ये हो गया 2,4, एक सेकंड पर है, एक फोर्थ में है, और दोनों सेम सेम मिथाइल है, तो ये हो गया 2,4 डाई मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और भी अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो चलिए एक और ट्राई करते हैं। अब पता नहीं वो पॉसिबल है कि नहीं। CH3 CH2 C, यहां पर हम CH3 ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 CH3 ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमने रिपीट नहीं किया है। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, यानी एक और घट रहा है, ये हो गया CH3। देखिए तो ऐसा कभी स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है? सेकंड कार्बन पे था लेकिन थर्ड पर नहीं था, सेकंड थर्ड पर लगातार है, सेकंड फोर्थ पर लगातार है, लेकिन इस पे नहीं था। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपका यही होगा जो कि सामने दिख रहा है, 1 2 3 इधर से थर्ड कार्बन पर, 1 2 3 4 इधर से फोर्थ कार्बन पर। नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से कम पोजीशन मिले ब्रांचिंग को। ये थर्ड कार्बन को मिल गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया 3 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन के लिए ये हो गया हेक्सेन। तो यही 6 आइसोमर आप 7 कार्बन्स के लिए लिख सकते हैं बच्चों। इसको आप नोट कर लें और आप 8 9 10 कार्बन्स तक बना के देखिए कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। जहां दिक्कत होता है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसको आप नोट करें। इसके बाद हम आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं? तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा सीरीज, ऐसा ग्रुप जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। ठीक है, उनका पैटर्न भी एक जैसा होगा, लेकिन हर दो लगातार अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस होगा और आपका CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसा होता है, लेकिन दो लगातार कंपाउंड्स के बीच में, यानी आगे पीछे वाले कंपाउंड्स के बीच में आपका CH2 का डिफरेंस होगा और 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस होगा। अभी हम आपको एल्केन, अल्कीन, अल्काइन सबके लिए होमोलोगस सीरीज बना के दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एल्केन है, यहां पर हम एल्कीन्स को लिख रहे हैं और यहां पर हम अल्काइंस को लिख रहे हैं। ट्रेन कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करता है, उसकी बात को इग्नोर करके चलना है। देखिए कि जो सबसे पहला एल्केन है वो आपका मीथेन है, CH4, फिर दूसरा आपका C2H6, यानी एल्केन लिखने के पहले तो याद रखना कि जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। तीसरा एल्केन आपका C3H8 हो गया, चौथा आपका C4H10 हो गया, पांचवा आपका C5H12 हो गया। तो ये हो गया आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? देखो यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन, यानी 1 कार्बन का अंतर हुआ। नीचे में 6 हाइड्रोजन, यहां पे 4 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन का अंतर हुआ। इन दोनों में देखते हैं 3 कार्बन में से 2 कार्बन को माइनस कर दो, 1 कार्बन एक्स्ट्रा निकला। 8 हाइड्रोजन में से 6 को घटा दो, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा निकला। यहां भी 4 में से 3, 1 कार्बन, 10 में से 8, 2 हाइड्रोजन। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एल्कीन्स के बारे में कि एल्कीन्स के लिए होमोलोगस सीरीज कैसे लिखा जाए। तो देखिए एल्कीन कहते किसको है कि अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, डबल बॉन्ड उनके बीच प्रेजेंट होता है, तो वो एल्कीन होते हैं। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला में जितनी कार्बन की संख्या होती है उसकी जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या होती है, जस्ट दोगुनी। तो मान लीजिए सबसे पहला एल्कीन C2 है, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C5
C5H10 C6H12। अब देखिए यहाँ पर दो लगातार के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस है, और 6 - 4 यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ भी देखो 4 में से 3 1 कार्बन, 8 में से 6 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो CH2, यहाँ भी CH2, यानी सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है। और एक यहाँ पर अगर मास में देखा जाए तो एक कार्बन का मास 12 यूनिफाइड का होता है और 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिफाइड, यानी सबके बीच में 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है। अल्काइन देखिए ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एल्काइन जो होंगे वो ऐसे कार्बन होंगे, ऐसे कार्बन के कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का कंडीशन ये है कि जितनी कार्बन की संख्या होती है उसके दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए। यानी अगर C2 है तो C2 का डबल 4 होता है, 4 में से 2 कम, यानी C2H2 होगा। C3H4 C4H6 4 दूनी 8 - 2 C5H8 C6H10। यहां पर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस भाई, 3 में से 2 गया 1 कार्बन, 4 में से 2 हाइड्रोजन। देखो हर जगह CH2 का डिफरेंस है बच्चों। तो देखिए यही है आपका होमोलोगस सीरीज। याद रखिएगा कि एक सीरीज के सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। जैसे ये एल्केन है तो सबके अंदर एल्केन का प्रॉपर्टी होगा, ये एल्कीन है तो सबके अंदर एल्कीन का प्रॉपर्टी होगा, वो एल्काइन है तो सबके अंदर एल्काइन का प्रॉपर्टी होगा। तो हम इन्हीं को इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें दो लगातार कंपाउंड के बीच में मात्र CH2 का डिफरेंस हो या फिर प्रोटीन यूनिफाइड मास का डिफरेंस हो, और इसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप पे होगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अगर इस लेक्चर में कुछ ऐसा समझ में ना आया हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।